नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द मौर्य एफटी क्लासेस। माय नेम इज रिंकू मौर्य। यदि आप कैश में लेन देन करते हैं तो आपको अब सावधान हो जाने की जरूरत है। यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किए हुए गाइडलाइंस के अनुसार आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है से नो टू कैश ट्रांजेक्शंस। तो दोस्तों ये जो सर्कुलर जारी की गई है इसमें कई टाइप्स के कैश ट्रांजेक्शंस मेंशन किए गए हैं और उसकी लिमिट बताई गई है। और उसके बाद यदि आप उस लिमिट को क्रॉस करके यदि किसी को आप कैश में पेमेंट करते हैं और कैश में पेमेंट रिसीव करते हैं तो आपके लिए पेनाल्टी का भी प्रोविजन इसमें किया गया है। हमने इस सर्कुलर को थोड़ा सिंप्लीफाई किया हुआ है, ब्रीफ में किया हुआ, ताकि आपको अच्छे से इसके बारे में समझ आ सके। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं, अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको कैश ट्रांजेक्शन से रिलेटेड सारी बातें समझ आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी को दबा दें ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव कंटेंट इस वीडियो चैनल पे मिलते रहे। असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस में बताई गई है। तो इससे रिलेटेड आज हम 3 पॉइंट्स इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले तो यह है कि इस गाइडलाइंस में कितने टाइप्स के कैश ट्रांजैक्शंस बताए गए हैं, कैश ट्रांजैक्शंस की लिमिट्स क्या रखी गई है, यदि आप इस लिमिट को क्रॉस करके कैश पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं या फिर आप पेमेंट करते हैं तो आपके ऊपर कितनी पेनाल्टी लगाई जाएगी, इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। कैश ट्रांजैक्शन की जो फर्स्ट टाइप है एक्सेप्टिंग और टेकिंग द लोन और डिपॉजिट। 20,000 या उससे ज़्यादा का यदि आप लोन या फिर डिपॉजिट किसी से आप एक्सेप्ट करते हैं तो वो अलाउ नहीं है। यहाँ पे जो डिपॉजिट या लोन का जो पैसा है आप किसी फ्रेंड्स, फैमिली या रिलेटिव से आप रिसीव करते हैं तो ऐसे केस में यदि आपका फ्रेंड या रिलेटिव या फिर कोई भी आपका फैमिली मेंबर 20,000 उससे ज़्यादा आपको कैश में दे रहा है तो आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के लिए यदि आप कोई एडवांस मनी किसी बिल्डर को या फिर किसी भी सेलर को आप दे रहे हैं तो बिल्डर और सेलर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 20,000 या उससे ज़्यादा का एडवांस मनी एक्सेप्ट ना करे। चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर तुरंत हो या फिर किसी बात के डेट पे हो, 20,000 या उससे ऊपर का जो पेमेंट है उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना है। यदि आप इस 20,000 या फिर उससे ज़्यादा के पेमेंट को यदि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं लोन के तौर पे या डिपॉजिट के तौर पे तो उस केस में जो पेनाल्टी आपके ऊपर लगाई जाएगी, जितना अमाउंट आपने एक्सेप्ट करा है उतना अमाउंट पेनाल्टी के तौर पे आपको पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये जो रूल है ये किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, तो कोई भी बैंक हो, गवर्नमेंट हो, पोस्ट ऑफिस है, इनके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। मतलब कि ये लोग लोन का पैसा हो या फिर डिपॉजिट का पैसा हो ये 20,000 है उससे ज़्यादा का एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर उससे ले सकते हैं। किसी भी बैंक से आपने लोन ले रखा है, यदि आप उसको पेमेंट करेंगे तो आप कैश डिपॉजिट करेंगे लोन अकाउंट में तो 20,000 के ऊपर भी करेंगे तो भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। वैसे ही कोई एग्रीकल्चरल इनकम को यदि आप किसी को दे रहे हैं या फिर किसी से ले रहे हैं तो वहां भी ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। आप 20,000 के ऊपर आप पेमेंट कर सकते हैं या फिर रिसीव कर सकते हैं। कैश ट्रांजेक्शन की जो सेकेंड टाइप है लोन और डिपॉजिट का रीपेमेंट करना। बैंक हो, फर्म हो या कोई पर्सन हो, यदि ये लोग कोई भी लोन या डिपॉजिट का रीपेमेंट कर रहे हैं तो उन्हें कैश में करने के लिए यहाँ पे परमिट नहीं किया गया, लेकिन उसकी एक लिमिट दी गई है कि यदि जो भी प्रिंसिपल का अमाउंट हो या इंटरेस्ट का अमाउंट हो यदि वो 20,000 है उससे ज़्यादा का यदि हो जाता है और यदि वो कैश में पेमेंट करते हैं तो फिर उनको परमिशन नहीं है। वैसे ही किसी को आप बिल्डर को या फिर कोई भी पर्सन है उसको आप एडवांस मनी दे रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी का और उसमें मान लीजिए कोई इंटरेस्ट वगैरह का क्लॉज है, यदि आप उसको डिफॉल्ट करते हैं कंडीशन को आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है तो वो 20,000 है उससे ज़्यादा का यदि होगा तो फिर यहाँ पे परमिशन नहीं है, आप उसको रीपे नहीं कर सकते हैं। जिस दिन लोन का रीपेमेंट हो रहा है उस दिन यदि लोन अकाउंट या तो इस पर्सन के नाम में हो, मतलब यहाँ पे जो भी बैंक हो, फर्म हो या कोई भी पर्सन है, यदि लोन उसके नाम में हो या फिर कोई ज्वाइंट्स नेम में यदि लोन अकाउंट है तो उस केस में जो भी प्रिंसिपल का हो, इंटरेस्ट का पेमेंट है यदि 20,000 है उससे ज़्यादा का है तो वो वहाँ पे पेमेंट नहीं कर सकते हैं। वैसे ही बैंक के लिए एक यदि कोई भी पर्सन बिजनेसमैन यदि अपने बिजनेस पर्पस के लिए यदि बैंक से 1 करोड़ रुपया यदि एक फाइनेंशियल ईयर में कैश में विड्रॉ करता है तो बैंक
2% का TDS डिडक्ट करेगा एज पर सेक्शन 194N, जो कि असेसमेंट ईयर 1920 से अप्लीकेबल है। पेनाल्टी का जो प्रावधान है कि अमाउंट ऑफ सच लोन और डिपॉजिट रीपेड, जो भी अमाउंट आप लोन का प्रिंसिपल या इंटरेस्ट के साथ पेमेंट कर रहे हैं वही पेनाल्टी के तौर पे आपसे चार्ज कर लिया जाएगा। अब ये जो रूल है ये किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? अगेन, कोई भी बैंक हो, गवर्नमेंट हो या पोस्ट ऑफिस हो, यदि आपने इस बैंक से गवर्नमेंट या फिर कोई पोस्ट ऑफिस से आपने लोन ले रखा है, यदि आप उसका रीपेमेंट वगैरह कर रहे हैं या फिर डिपॉजिट वगैरह कर रहे हैं तो आप 20,000 के ऊपर आप कर सकते हैं, बैंक इसे एक्सेप्ट कर सकता है और यहाँ पे कोई भी इन लोगों को पाबंदी नहीं। कैश ट्रांजेक्शन की जो तीसरी टाइप है अदर कैश ट्रांजेक्शन। नो पर्सन इज अलाउड टू रिसीव इन कैश 2 लाख और मोर। जी हाँ, आप कोई भी पर्सन जो है 2 लाख या उससे ज़्यादा का कैश में पेमेंट रिसीव नहीं कर सकता है। तो 2 लाख रुपए का जो पेमेंट है, चाहे वो एग्रीगेट फॉर्म में हो, किसी भी पर्सन से किसी एक दिन में आप यदि एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर आप सिंगल ट्रांजेक्शन वगैरह आपके बिजनेस में हो रहा, आप पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी को कैश गिफ्ट वगैरह आप कर रहे हैं, 2 लाख के ऊपर यदि वो कैश गिफ्ट हो जा रहा है तो जो व्यक्ति एक्सेप्ट कर रहा है उसे एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि 2 लाख के ऊपर जो है आप कैश में पेमेंट एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हैं। या फिर बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन यदि हो रहा है और वहाँ पे आपको वो सामने वाला जो पार्टी है वो आपको 2 लाख या उससे ज़्यादा का पेमेंट कर रहा है कैश में, तो आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। वैसे थर्ड है इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू वन इवेंट और ओकेजन फ्रॉम ए पर्सन। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि आप किसी ज्वेलरी शॉप में जाते हैं, वहाँ पे आप कोई ज्वेलरी यदि खरीद रहे हैं, मान लीजिए आप क्या बोलते हैं कई कैटेगरी के आप ज्वेलरी आपने खरीदा और टोटल पेमेंट मिला करके 2.5 लाख रुपए होगा, तो वहाँ पे ज्वेलरी का जो ओनर है ना ज्वेलरी शॉप का, वो आपसे कहेगा कि भैया हम आपसे 2.5 लाख रुपए कैश में पेमेंट नहीं ले सकते। यहाँ पे आपको या तो 1,90,000 कैश में दे दीजिए, बाकी जो एक्सेप्ट जो पेमेंट होता है उसको आप चेक के थ्रू या फिर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI के थ्रू आप ट्रांसफर कर दीजिए। तो अदर ट्रांजैक्शन के केस में 2 लाख या उससे ज़्यादा का पेमेंट प्रोहिबिटेड है, आपको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना है। अब यहाँ पे एग्जेम्पशन दिया गया है, बैंक हो, गवर्नमेंट हो, पोस्ट ऑफिस, कोई कोऑपरेटिव बैंक हो। अब यहाँ पे आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, 2 लाख या उससे ज़्यादा का कर सकते हैं। सेक्शन 269(SS) के अनुसार आप बैंक में जो कैश डिपॉजिट करते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट में एक दिन में 1 लाख के ऊपर यदि आप कैश ट्रांजेक्शन कैश में डिपॉजिट करते हैं तो उस केस में वो ट्रांजेक्शन इनकम टैक्स पोर्टल पे बैंक रिपोर्ट करेगा और आपको जब ITR फाइल करते समय उस सोर्स ऑफ इनकम को, बैंक में वो पैसा कैश में कहाँ से आया, उसे आपको अपने ITR में बतानी पड़ेगी। उसके बाद ही आप ITR अपना फाइल कर पाएंगे। तो बैंक और पोस्ट ऑफिस कैश में पेमेंट तो एक्सेप्ट करेंगे, जो भी डिपॉजिट आप करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो ट्रांजैक्शन क्या होगा, इनकम टैक्स पोर्टल पे रिपोर्ट हो जाएगा, पेनाल्टी नहीं लगेगी। ठीक है, अब यहाँ पे पेनाल्टी का जो अमाउंट है, नॉर्मल पर्सन यदि 2 लाख या उससे ज़्यादा का एक्सेप्ट करता है तो उस केस में जितना अमाउंट एक्सेप्ट कर रहा है वही पेनाल्टी के तौर पे उसके ऊपर चार्ज लगाया जा सकता है। कैश ट्रांजेक्शन की जो 4th टाइप है ये बिजनेस के ऊपर एप्लीकेबल है। बिजनेस में कुछ पेमेंट जो एक्सपेंसेस के तौर पे कैश में एक बिजनेसमैन करता है वो डिसअलाउ होता है सेक्शन 40A(3) में। सेक्शन 40A(3) ये कहता है कि बिजनेस और प्रोफेशन एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कैश। ठीक है, बिजनेस और प्रोफेशन में क्या होता है कि जो आप एक्सपेंसेस कैश में कर रहे हैं, यदि वो सिंगल पेमेंट एक दिन में या फिर एग्रीगेट पेमेंट एक दिन में 10,000 के ऊपर यदि आप कैश में किसी भी पर्सन को कर रहे हैं तो वो पूरा जो पेमेंट है आपका डिसअलाउ हो जाता है सेक्शन 40A(3) में। बिजनेसमैन क्या करता है, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस एक्सपेंसेस को क्या करता है, डेबिट साइड में बुक कर लेता है, जिससे कि उसका प्रॉफिट कम आ जाए और टैक्स का पेमेंट भी कम हो। लेकिन यदि ये 10,000 के ऊपर यदि हो जाता है तो वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस एक्सपेंसेस को बुक नहीं कर सकता है। तो ये जो पेनाल्टी आपकी है, 100% ऑफ सच पेमेंट विल बी डिसअलाउड व्हाइल कंप्यूटिंग टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो यदि आप बिजनेस और प्रोफेशन का प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे और 10,000 के ऊपर आपने कैश में पेमेंट कोई भी किया हुआ है तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। अब यहाँ पे इस रूल का एक एक्सेप्शन भी है, रूल 6DD ऑफ इनकम टैक्स रूल। इसमें कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट जो किया जाता है उसमें 30,000 तक की लिमिट दी गई है कैश में पेमेंट करने की। ठीक है, तो वहाँ पे ये 10,000 वाला कैश पेमेंट अप्लीकेबल नहीं हो।
डीम्ड इनकम ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर अनदर टाइप है कैश ट्रांजेक्शन का। बिजनेस में कभी कभी कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो आप अक्रूवल बेसिस पे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप शो कर देते हैं, लेकिन सब्सिक्वेंट ईयर में यदि आप उस पेमेंट को कैश में करते हैं, यदि वो 10,000 के ऊपर यदि चला जाता है तो फिर वो पेमेंट क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा। असेसिंग ऑफिसर उस पेमेंट को डिसअलाउड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस अलाउड इन करेंट ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लायबिलिटी इनकर्ड। करेंट ईयर में कोई भी लायबिलिटी आपने इनकर्ड किया एक्सपेंसेस का और उसको आपने अलाउ करा लिया, लेकिन सब्सिक्वेंट ईयर में आपने किसी दिन उसका पेमेंट करा, 10,000 के ऊपर पेमेंट हो गया या एग्रीगेट पेमेंट करा 10,000 के ऊपर हो गया, तो ऐसे केस में पेनाल्टी क्या लगेगी? सच पेमेंट विल बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर। सब्सिक्वेंट ईयर में जिसमें आप पेमेंट कर रहे हैं उसमें ये जो पेमेंट है आपका इनकम मान लिया जाएगा और उस पर टैक्स आपसे चार्ज किया जाएगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है कि यदि आपका बिजनेस जो है कोई प्लाइंग, हायरिंग या फिर गुड्स कैरेज की लीजिंग का है तो उस केस में लिमिट 35,000 की रखी गई। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिक्स एसेट्स की जरूरत हर बिजनेसमैन को, प्रोफेशनल्स को पड़ती है। तो यदि आप फिक्स एसेट्स को एक्वायर करने के लिए एक्सपेंसेस इनकर्ड कर रहे हैं, लेकिन वो पेमेंट आप क्या कर रहे हैं, 10,000 के ऊपर आपने कर दिया कैश में किसी सिंगल डे में, या तो फिर एग्रीगेट पेमेंट आपने किया 10,000 के ऊपर, तो ये जो पेमेंट है फिक्स एसेट्स को एक्वायर करने के लिए ये पेमेंट आपका डिसअलाउ हो जाएगा और उस केस में पेनाल्टी आपको क्या भुगतनी पड़ेगी। तो जब आप इस फिक्स एसेट्स का मतलब ओवरऑल जो फिक्स एसेट्स है उसका जब आप एक्चुअल कॉस्ट डिटरमाइन करेंगे तो इस फिक्स एसेट्स के कॉस्ट को आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। इट विल नॉट बी कंसीडर्ड। ठीक है, तो दूसरा जो पेनाल्टी आपको ये लगेगी कि इस फिक्स एसेट्स को कोई भी डेप्रिसिएशन की बेनिफिट आप क्लेम नहीं कर सकते। यदि आपने गलती से भी फिक्स एसेट्स जो आपने कैश में 10,000 रुपए के ऊपर देके खरीदा है, यदि आप उसको फिक्स एसेट्स में जोड़ देते हैं और उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेते हैं तो आपके आईटीआर में असेसिंग ऑफिसर उसको डिसअलाउ करके और आपको इस पार्टिकुलर इनकम को, एक्सपेंसेस को इनकम मान करके उस पर टैक्स आपसे चार्ज कर लेगा। Another important कैश ट्रांजेक्शन है कैश डोनेशन अंडर सेक्शन 80G। डोनेशन सभी लोग देना पसंद करते हैं, लेकिन यदि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को या रजिस्टर्ड ट्रस्ट जो कि 1280G में रजिस्टर्ड है और आप उसको 2,000 रुपये से ज़्यादा का डोनेशन कैश में यदि कर रहे हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जारी किए हुए गाइडलाइंस के अनुसार ये अलाउ नहीं है। आप अपने आईटीआर में इस डोनेशन को आप क्लेम नहीं कर सकते 80G में। यदि आप 2,000 के ऊपर का करना चाहते हैं तो आप चेक के थ्रू, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू या फिर यूपीआई के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू आप कर सकते हैं, उसका डोनेशन आपको 80G में क्लेम मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रीमियम ऑन हेल्थ इंश्योरेंस। यदि आपने अपने हेल्थ के लिए या अपने स्पाउस के या फिर चिल्ड्रेन या फिर अपने पेरेंट्स के हेल्थ के लिए आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है और उसका प्रीमियम का जो पेमेंट यदि आप कर रहे हैं तो आपको वो प्रीमियम कैश में बिल्कुल भी नहीं करना। यदि आप कैश में करेंगे तो सेक्शन 80D में वो डिसअलाउ हो जाएगा। आप अपनी आईटीआर फाइल करते वक्त 80D में इसका क्लेम आप नहीं कर सकते। लेकिन आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए आप कैश में पेमेंट 5,000 रुपये तक कर सकते हैं, इसका डिडक्शन आप 80D में क्लेम कर सकते हैं। तो हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई थी उसको हमने ब्रीफ करके आपके सामने प्रेजेंट करा। आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। यदि आप एक नॉर्मल पर्सन है, कैश में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। यदि आप बिजनेस और प्रोफेशन में हैं तो भी आपके लिए पॉइंट्स हेल्पफुल रहेंगे। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में ऐसे एक इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।